हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित में ऑब्जेक्टिव प्रश्न अध्याय 1 से 5 तक, जो पेपर में 100% आएंगे, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं अपन पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या है ऑब्जेक्टिव में? पहला, 12 और 15 का एचसीएफ होगा, मतलब पहले निकालना इनका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इनको कुछ फॉर्मूला देख लेंगे, क्या होते हैं इनके फॉर्मूला देखने के लिए अपन नया पेज ले लेंगे। इधर देखिएगा क्या होता है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, याद रखना क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, लासा इंटू एचसीएफ या मासा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं एलसीएम और इंग्लिश में क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या अपन देख लेंगे, 12 और 15 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, किसका, 12 और 15 का। देखिए किस किस का निकालना है, 12 और 15 का। ये तो आप लोगों पे बनते होंगे। सबसे पहले कितने से करेंगे, 2 से। 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आते हैं, 6 बार में। फिर 2 से करेंगे कितनी बार में, 3 बार में। फिर 3 से करेंगे 1 बार में। देखो 15 में किससे करेंगे, 3 से। 3 5 15, फिर 5 से करो, 5 एकम 5। ठीक है, अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों में कॉमन देखे जाते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखो इसमें क्या रहा कॉमन, सिर्फ इसमें 3 और इसमें 3, सिर्फ कॉमन क्या रहा है 3। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, केवल 3। देखो क्या ऑप्शन में है, क्या 3, यस, ऑप्शन को क्या आ जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। दूसरा वाला, 4 और 7 का महत्तम समावर्तक या एचसीएफ होगा, 4 और 7 का। देखिए 4 और 7 का बताना है, तो 4 और 7 में देखिए 4 और 7 में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं, तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। याद रखना, यदि वहाँ एचसीएफ कुछ संख्या नहीं निकल रही हो तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में दो संख्या जे है, क्या है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, देख लिए पहले क्या होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसको कैसे दर्शाते हैं, योगफल को अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते, किससे, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान क्या होता है, -b/a। हिंदी में क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब होता है क्या होता है, गुणनफल। तो इसका ऐसे होता है, देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, याद है आप लोगों को। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। याद रहेगा। देखियो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, योगफल -b/a, और गुणनफल क्या होता है, c/a। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना प्रश्न क्या है। द्विघात बहुपद में बताना क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, गुणनफल बताना है, तो गुणनफल अभी पढ़ा क्या होता है, c/a। ठीक है, याद रहेगा क्या होता है, c/a। दूसरा, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये काय की पूछ रहा है, योग की पूछ रहा है, योग वाले की। योगफल को क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं, गुणनफल होता है c/a और योगफल क्या होता है, b/a। इन दोनों में से एक पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए एक शब्द में उत्तर बताने हैं। अब देखो क्या है, पहला, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, रैखिक, फिर क्या है, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद। देखो रैखिक बहुपद में बहुपद की घात हमेशा 1 होती है, याद रखना। ठीक है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है, और त्रिघात में क्या आ रहा है, 300 कितनी होती है इसकी,
याद हो गया। रैखिक बहुपद में बहुपद की घात 1 होती है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात 2 होती है और त्रिघात में बहुपद की घात 3 होती है। याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें बताना है किसी बहुपद में पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में शून्यकों की संख्या लिखनी है। इधर आ नहीं पाया, शून्यकों की संख्या लिखनी है। ठीक है, देखिए जे एक्स वाले ग्राफ में जे वाली रेखा जितनी बार भी टच कर जाए वो उतनी शून्यकों की संख्या कहलाती है। ठीक है, कितनी बार टच कर गई? 2 बार। देखो 2 बार टच करी, एक इधर और एक इधर, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब इनके नए एग्जाम्पल ले लेंगे। देखो पहले यदि आ जाएगा अपना ये आ जाएगा, इसको एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। अब रेखा आ गई, एक रेखा टच कर गई इसको इतनी बार, तो अब बताओ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितनी बार इस वाली रेखा को जितनी बार टच कर जाए ये वाली रेखा उतनी शून्यकों की संख्या हो गई। देखो टच के बार करी 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। आया समझ में? एक और ले लेंगे उदाहरण। अब बताओ कितनी बार टच की? देखो 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे। देखो एक बार और देख लो इनको। रैखिक बहुपद में बहुपद की घात कितनी होती है? 1। द्विघात बहुपद में 2 आ रहा है कि नहीं? 2, तो मतलब इसमें कितनी की घात होगी? 2 की। त्रिघात में 3 आ रहा है तो कितनी की घात होगी? 3 की। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट इधर आ जाओ। क्या है? रैखिक समीकरण में ए एक्स मतलब A1 मतलब 1 मिनट हो जाइए। क्या है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। देखिए ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को पहले। क्या है? A1 अपॉन A2 बराबर नॉट B1 अपॉन B2। यदि बीच ये दोनों ही बराबर नहीं है तो कैसा हल हुई है? अद्वितीय हल। और एक रेखाएं कैसी हुई? इनकी रेखाएं हुई हैं प्रतिच्छेदी। ठीक है, और एक और होता है निकाय कैसे हुई है? संगत। 3 चीज़ें याद रखना है। यदि A1 अपॉन A2 आ जाए बराबर नॉट B1 अपॉन B2 आ जाए तो इसमें कैसा होता है? कैसा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। और रेखा कैसी होती है? प्रतिच्छेदी होती हैं। और निकाय कैसा होता है? संगत होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, यदि जब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 ये तीनों बराबर मिल जाए अपन हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल होते हैं, रेखाएं संपाती होती हैं और निकाय भी कैसा होता है? संगत होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट का क्या है? यदि A1 अपॉन A2 बराबर नॉट B1 अपॉन B2 बराबर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नॉट C1 अपॉन C2, आगे के दो मान बराबर हैं, यदि लास्ट का मान बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है और रेखाएं समांतर होती हैं और निकाय कैसा होता है? असंगत होता है। याद रहेगा। देखिए फिर से देख लेंगे अपन क्या होता है नेक्स्ट पेज पे। देखो अपन ने क्या पढ़ा? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नॉट, मतलब जी आगे की बराबर नहीं तो ऐसे हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। ठीक, अद्वितीय हल होगा। और रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। और निकाय कैसा हुई है? निकाय हुई है संगत। याद रहेगा तीनों चीजें। क्या रहेगा? संगत। ठीक है, फिर से देख लो। यदि A1 अपॉन A2 बराबर नॉट B1 अपॉन B2 तो रेखाएं कैसी हुई? हल कैसा हुई? अद्वितीय हल हुई है। रेखाएं कैसी हुई है? प्रतिच्छेदी हुई है। और निकाय कैसे हुई है? संगत हुई है। नेक्स्ट देख लेंगे। यदि मिल जाए अपन को A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तीनों मान इक्वल मिल जाए तो ये हल कैसे हुई हैं? बताओ। देखो रेखाएं कैसे हुई हैं ये भी बताना है अपन को, और संगत हुई है क्या? संगत निकाय, 3 चीजें बतानी है अपन को। ठीक है, देखो इस स्थिति में अनेक हल होते हैं। ठीक है, तीनों बराबर हैं तो कैसे हुई हैं? अनेक हल। और रेखाएं कैसी हुई हैं? संपाती हुई हैं। ठीक है, संपाती हुई है। और निकाय कैसे हुई है? संगत हुई है। ठीक है, संगत। ठीक है, याद रहेगा। यदि तीनों बराबर हैं तो अनेक हल होंगे। रेखाएं कैसे हुई हैं? संपाती हुई हैं। और निकाय कैसे हुई है? संगत हुई है। लास्ट को देख लेंगे क्या है? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नॉट C1 अपॉन C2।
यदि आगे के दो मान बराबर आ जाए और लास्ट का मान बराबर ना आए तो बताओ कैसा हुई है स्थिति में कोई हल नहीं हुई है। ठीक है, कैसा हुई है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जो बताओ रेखाएं कैसी हुई हैं, रेखाएं हुई हैं समांतर, रेखाएं कैसी हुई हैं समांतर, रेखाएं हुई हैं समांतर। और निकाय कैसे हुई है असंगत, याद रहेगा असंगत। ठीक है, याद हो जाएगा। यदि आगे के दो मान बराबर हैं लास्ट का मान बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा स्थिति में। ठीक है, रेखाएं कैसी हुई हैं समांतर और निकाय कैसे हुई है असंगत। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्या है देख लिया, क्या है यदि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, देखो जो लिखा है a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 तो रैखिक समीकरण युग्म का, देखो अपन ने पढ़ा है कि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, तो इस स्थिति में क्या हुई है अद्वितीय हल होता है कि नहीं होता है, क्या होता है अद्वितीय हल। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए में क्या है अद्वितीय हल, सॉरी रुक जाइए, ऑप्शन ए में क्या है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होता है कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट सेकंड नंबर का, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 जी पूछा है। अब बताओ तो इस स्थिति में कौन सा हल पड़ा है अपन ने, देखो आगे के दो मान बराबर हैं और लास्ट का मान बराबर नहीं है तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, मतलब बी ऑप्शन। आगे देख लेंगे, यदि तीनों बराबर हैं, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो क्या हुई है बताओ जल्दी। ऑप्शन ए अद्वितीय हल तो इसमें पहले वाले में होता है, कोई हल नहीं सेकंड वाले में। देखो तीनों बराबर हैं तो क्या हुई ऑप्शन सी अद्वितीय हल, सॉरी अनंतः अनेक हल होंगे। अगला रैखिक समीकरण जे वाला जे का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल अपन ने फर्स्ट वाले में पढ़ा, अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, याद हो जाएगा। इन तीन चारों में से 2 नंबर का पक्का आएगा, ठीक है, याद रखना इसलिए। नेक्स्ट क्या है, एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो खालिस्तान समीकरण कहलाता है। देखो याद रखना घात 2 वाला कैसा बहुपद कहलाता है, द्विघाती। याद रखना घात 2 वाला देख लेंगे, 2 घात वाला कैसा कहलाएगा, 2 घात वाला अपन ने पढ़ा है द्विघाती, पढ़ा है कि नहीं, घात 2 वाला द्विघाती। 3 घात वालों का बोलते हैं त्रिघाती, क्या बोलते हैं त्रिघाती। और एक घात वाले हो तो नहीं लिखा, एक घात वाले को अभी पढ़ा था अपन ने थोड़ी देर पहले, क्या बोलते हैं रैखिक। ठीक है, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण बोलते हैं, याद रहेगा। 2 घात वाले को द्विघाती, 3 घात वाले को त्रिघाती और 1 घात वाले को रैखिक। ठीक है, अब देखो क्या है, कौन सी घात वाले को पूछा, द्विघात, 2 घात वाले, 2 घात वाले हो का बोले अपन द्विघात या द्विघाती। ठीक है, अगला किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खालिस्तान मूल हो सकते हैं। एक बात और देख लो, देखो 2 घात वाले के अधिकतम 2 मूल हुई हैं। ठीक है, 2 घात वाले के कितने मूल हुई हैं, 2 घात वाले में मूल कितने हुई हैं 2। ठीक है, जितनी घात उतने मूल। 3 घात वाले में 3 घात के मूल कितने हुई हैं 3 हुई हैं, याद रखना कितने हुई हैं 3, जितनी घात उतने मूल, याद रहेगा। 3 घात तो 3 मूल, 2 घात तो 2 मूल। देखो क्या है, कितनी घात वाले में पूछा है, किसी द्विघात की पूछी तो द्विघात में कितनी घात 2 की, तो मूल कितने हुई हैं 2। ठीक है, जे आप लोग कर लेना। देखो इसमें देखो फोर्थ वाला भी आप लोग करना, जे पेपर में नहीं आएगा। फिफ्थ वाला देखो क्या है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 विभक्तिकर का सूत्र है। डी बराबर क्या होता है, बेबुल्ला है, विभक्तिकर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, b² बराबर 4ac, याद रहेगा। देख लीजिए एक और देख लीजिए, देखो क्या है, विभक्तिकर को कैसे दर्शाते हैं, 2 प्रकार से पूछ सकते इसको। विभक्तिकर को भी पूछ सकते हैं, विभक्तिकर को कैसे दर्शाते हैं डी, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, याद रहेगा। b² - 4ac, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, देख लीजिए क्या होता है b² - 4ac। यदि इसको सोल्व करें में इसका मान 0 से बड़ा आ जाए तो कैसे मूल हुई हैं, 2 बराबर वास्तविक हुई हैं, 2 वास्तविक मूल होते हैं, कैसे होते हैं 2 वास्तविक मूल होते हैं, ये भी याद कर लेना। ठीक है, यदि
फिर से देख लो, यदि इसको सोल्व करने में 0 से मान ज़्यादा आ जाए तो कैसे मूल हुई है? दो बराबर वास्तविक मूल। यदि b² माइनस 4ac को सोल्व करने में इसका मान 0 के बराबर आ जाए, मतलब इसको सोल्व करने में आंसर 0 आ जाए तो कैसे मूल हुई है? दो बराबर वास्तविक मूल। दो बराबर वास्तविक मूल ये रहेगा। देखो दो बराबर और जुड़ जाएगा, इसमें दो बराबर वास्तविक मूल हो जाएंगे। एक और बचा, एक और देख लो, यदि b² माइनस 4ac को सोल्व करने में इसका मान 0 से छोटा आ जाए तो क्या होएगा? कोई बराबर वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई बराबर वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई बराबर वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होगा। इन तीनों में से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसलिए बता दिया आप लोगों को। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आप चलते हैं अपन नेक्स्ट। क्या था अपना नेक्स्ट? देखो, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? देखो द्विघात में कितने आ रहा है? 2, तो इसकी अधिकतम घात कितनी हुई है? 2, मतलब 2। अगला क्या है? द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx c = 0 को विभक्ति कर। विभक्ति का अभी पढ़ा d बराबर वाला क्या है? b² माइनस 4ac। कहाँ है जी? d बराबर b² माइनस 4ac। देखो जी ऑप्शन ए में d बराबर b² माइनस 4ac जी वाला। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है देख लेंगे। ठीक है, इतना ही था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।